गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने अपने चैनल पे टेंस की सीरीज स्टार्ट कर दी थी और इसी टेंस की सीरीज के अंदर मैंने आपका जो फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को आपकी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो जाके देखिएगा, उसके बाद आप ये आज की वीडियो देखिएगा जो कि हमारी वीडियो होने वाली है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। और स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है ये। ज़रा देखते हैं इस टेंस, ये टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसके यूज़ क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है इसकी पहचान जरा अब हम देख लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टेंस। अगर कहीं पर हिंदी में या इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो अगर कोई वाक्य स्टूडेंट्स हिंदी में लिखा हुआ है तो अगर उसके एंड में आपको रहा है, रही है या रहे हो मिल जाता है तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है वो हिंदी वाक्य। ठीक है, और फिर उस वाक्य को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे राम एक पत्र लिख रहा है तो एंड में आप देखिए यहाँ पे रहा है आ गया, तो रहा है तो सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा हमें कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही हैं, यहाँ क्या आ गया, रही है आ गया है। फिर यहाँ पे देखिए बढ़ई एक कुर्सी नहीं बना, बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, क्या वह मैदान में दौड़ रहा है। ठीक है, मैं एक गाना गा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में एंड में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, अगर इनमें से कोई आता है वाक्य के अंत में तो हम उस टेंस को, उस हिंदी वाक्य को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, उसको बदलेंगे। ठीक है, आई होप हिंदी में पहचान पता चल गई होगी। और अब बात करते हैं हम इंग्लिश में कि इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। अगर इंग्लिश में एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है कि भाई कोई हमसे पूछ ले कि बताओ इसमें टेंस बताओ और उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम कैसे पहचानें। स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस की पहचान आपको हमेशा याद रखना है उसकी हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम और आर। देखेंगे आगे हम, अगर आपको किसी भी टेंस में इज, एम, आर के साथ एक बात और ध्यान रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी जुड़ा हुआ हो तो ही वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाएगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें क्या याद रखना है, इज, एम और आर, और वर्ब की फॉर्म होनी चाहिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा होना चाहिए। आगे थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैंने बताया था हर एक टेंस में जो है ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास मेनली 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो अभी हम बात करने वाले हैं, अगर कोई असर्टिव सेंटेंस है तो उसको किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। अगर असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसको ट्रांसलेट करने का जो एक जनरल फॉर्मूला है वो है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में उसके आईएनजी जोड़ देना है और एंड में अदर वर्ड से हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम सबको पता है सब्जेक्ट होता है कर्ता, ठीक है, जो काम कर रहा है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आपको इंपॉर्टेंट ये है, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आती है। तो ये केस स्टूडेंट्स हर एक टेंस में लागू रहेगा। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें इज का इस्तेमाल करना है। जैसे राम इज प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है ना, राम गार्डन में खेल रहा है, तो अब राम एक है तो इज आ गया। ऐसे ही अगर सब्जेक्ट आई के रूप में है, अगर सब्जेक्ट मैं हूं कि आई एम टीचिंग यू नाउ, तो यहां पर अगर सब्जेक्ट आई है तो हमें एम का इस्तेमाल करना होगा। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज्यादा हैं, ठीक है, इंसानों के लिए आया है तो वहां आर आएगा। जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन द गार्डन। स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है? अगर सब्जेक्ट एक है तो आपको इज का यूज करना है, सब्जेक्ट आई है तो एम का यूज करना है, और सब्जेक्ट एक से ज्यादा हैं तो आपको आर का इस्तेमाल करना है। देन ये सारी चीजें कॉमन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ये कॉमन है। तो जरा देखते हैं एग्जांपल के जरिए। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हिंदी में देखिए, सबसे पहले हम देखो ट्रांसलेट कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको हिंदी वाक्य पढ़ना है। अंग्रेजी के शिक्षक अब मुझे पढ़ा रहे हैं, तो हमने वाक्य पढ़ा है, इसके अंदर हमें सबसे पहले जाके चेक करना होता है कि एंड में क्या है, एंड में कौन सा है,
जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, उसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो पहले ये चेक करना कि इनमें से है कौन सा। तो यहाँ क्लियर देखिए रहा है, रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इस हिंदी वाक्य के अंदर। पहली बात क्लियर होगी। उसके बाद ये देखना टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। टाइप ऑफ सेंटेंस में स्टूडेंट्स ये असर्टिव है, ये नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है। तो अभी देखिए अगर मैंने बताया था एंड में यहाँ पे फुल स्टॉप ऐसे इस तरीके से विराम चिन्ह आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। और अगर हिंदी में न या नहीं आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और स्टूडेंट्स अगर हम पीछे क्वेश्चन मार्क, अगर यहाँ पर इसकी बजाय क्वेश्चन मार्क लगा होता, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता। तो फिर हमें पहले तो पता लगाना है हिंदी में टेंस कौन सा है, वो एंड से पता चल जाएगा। उसके बाद हमें पता लगाना है कि ये टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, वो भी एंड से ही पता लग जाएगा, यहाँ के चिन्ह से, यहाँ के साइन से, कौन सा साइन यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फिर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेशन में पहले सब्जेक्ट अभी हमें यहाँ पहचानना है, मतलब काम कौन कर रहा है। तो काम कर रहे हैं अंग्रेजी के शिक्षक। तो अंग्रेजी के शिक्षक को इंग्लिश में बोलेंगे हम इंग्लिश टीचर, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद इज, एम, आर, इनमें से एक आएगा। अब अंग्रेजी का शिक्षक एक ही है, देखो अंग्रेजी के शिक्षक अब मुझे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षक एक ही के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, शिक्षक एक ही है तो इज आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर बहुत सारे शिक्षक होते हैं, टीचर्स हो जाता तो यहाँ आर आ जाता स्टूडेंट्स, क्लियर है। और यहाँ अगर आई होता तो एम आ जाता। देन उसके बाद हमें वर्ब ढूंढनी है। तो वर्ब हमेशा आपको जो यहाँ पे रहा रही है जो भी है इससे पहले मिलेगी। वर्ब है हमारी यहाँ पढ़ाना। तो पढ़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट टीच, और साथ में फिर आईएनजी जोड़ दिया, ये हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो टीचिंग हो गया। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स हिंदी में जो वाक्य होता है उसके अंदर पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और एंड में वर्ब आते हैं हिंदी के अंदर। इंग्लिश में उल्टा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद आता है आपकी जो है वर्ब आएगी। ये है हमारा हिंदी का। किसका है स्टूडेंट्स, ये हिंदी का। और अगर इंग्लिश में देखें तो पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी वर्ब आती है इंग्लिश के अंदर, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा इंग्लिश के अंदर है। तो हमेशा ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो आप हिंदी वाक्य के बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद देखिए। तो यहाँ पे है मुझे को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स मी। और अब ये हमारी एडवर्ब है, जो एडवर्ब जनरली जो है पीछे आती हैं। तो यहाँ आ गया नाउ। तो इंग्लिश टीचर इज टीचिंग मी नाउ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ट्रांसलेट हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं आजकल श्रीमान रमेश के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें फिर सेम पहला वाला काम एंड में देखना है। तो रहा हूँ आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद हमें टाइप ऑफ सेंटेंस देखना है। कहीं वाक्य में न, नहीं आया है, नहीं आया, इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। पीछे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव भी नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया है। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, क्लियर हो गया। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेशन का हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है मैं को बोलते हैं आई, ठीक है। और उसके बाद आई के मैंने कहा यहाँ पे फिर इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब आती है। मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट आई है तो आएगा एम। तो यहाँ पर देखिए एम आ गया। उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, काम करना। तो काम करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स वर्क, और उसके साथ में क्या आईएनजी, फिर ये आईएनजी जुड़ गया, मतलब आई एम वर्किंग, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ठीक। के साथ को स्टूडेंट्स हिंदी में विद होता है, विद मतलब होता है के साथ। और किसके साथ काम कर रहे हैं, उसके बाद मिस्टर रमेश, और फिर एंड में हमारी एडवर्ब नाउअडेज। हिंदी में आजकल को इंग्लिश में बोलते हैं नाउअडेज, क्लियर है। तो आई एम वर्किंग विद मिस्टर रमेश नाउअडेज। इस तरीके से इस सेंटेंस को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट देखते हैं। मवेशी खेतों में चर रहे हैं। तो मवेशी होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कैटल। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए यहाँ पे रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद एफर्मेटिव सेंटेंस या एसर्टिव सेंटेंस हम कह सकते हैं। फिर हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट को मवेशी है, मवेशियों को इंग्लिश में द कैटल बोलते हैं। अब ये कैटल जो है एक ऐसा नाउन होता है स्टूडेंट्स जो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है, ये प्लूरल माना जाता है, इसलिए यहाँ पे आ गया आर। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चरना, चरने को ग्रेज बोलते हैं, हम सबको पता है। ग्रेज के साथ आईएनजी जोड़ दिया हमने, और कहाँ पर, खेतों में, मतलब इन द फील्ड्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम किसी भी असर्टिव सेंटेंस जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस।
असर्टिव में और नेगेटिव में कोई खास फर्क नहीं होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, बस हमें नेगेटिव में बीच में नॉट का और यूज़ कर देना होता है। सेम वही स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से, देन नॉट आ जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब की आईएनजी जोड़ देना उसमें, और एंड में ऑब्जेक्ट। अब देखिए, मैं इस समय उससे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब रहा हूँ मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके बाद नहीं आ गया मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैं मतलब आई के साथ एम आता है, हम सबको पता है। उसके बाद नॉट आना है, लिखा हुआ है, नॉट लिख दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है? बात करना। बात देखो, बात करना, ये रहा बात करना पूरा जो है हिंदी में बोलते हैं। तो बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक, और साथ में आईएनजी आ गया और साथ आता है, ठीक है। मैं उससे, उसके साथ या उससे, तो विद आ गया, और फिर उससे ये लड़के के लिए इस्तेमाल हुआ है तो हिम आ गया है। और इस समय को इंग्लिश में बोलते हैं एट दिस मोमेंट। आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से ट्रांसलेट हुआ। नेक्स्ट, वह झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वह मतलब ही के साथ इज आएगा, बताया था आपको। उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब। झूठ बोलना, ये जो झूठ बोलना जो स्टूडेंट्स ये एक वर्ब है। बोलना तो वैसे तो टेल होता है, यहाँ टेल आ गया, साथ में आईएनजी हो गया। और झूठ बोलना में टेलिंग अ लाई, लाई मतलब झूठ, ठीक है। तो ही इज़ नॉट टेलिंग अ लाई, इस तरीके से ट्रांसलेट हो गया है। नेक्स्ट में हम शतरंज नहीं खेल रहे हैं, तो वी आर नॉट प्लेइंग चेस। तो वी का, हम का वी हो गया, उसके बाद वी प्लूरल है तो आर आ गया है, और उसके बाद फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, खेलना प्लेइंग, और फिर क्या है शतरंज मतलब चेस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड में। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए, ये सिंपल इंटरोगेटिव और ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो दोनों का दिया हुआ है। देखिए, तो अगर पहले इंटरोगेटिव है और वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या हम सो गए हैं, इस तरीके से जितने भी सेंटेंस हैं जो क्या से शुरू होते हैं, तो वहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। और हमारे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। तो आपको इज एम आर में से एक लिखना है। इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा इज आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो हमारा आर आएगा, और सब्जेक्ट अगर आई है यहाँ पे तो हमें एम का यूज़ करना पड़ेगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें ढूंढनी है, वाक्य के एंड में दी होती है, फिर साथ में आईएनजी जोड़ देना है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो ध्यान रखना है यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। देखते हैं कैसे हुआ है। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो अब रहे हो तो हमने पहचान लिया टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद हमने देखना है कि कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो पीछे क्वेश्चन मार्क दिख गया है, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जरा देखते हैं पहले, और वाक्य किससे शुरू हुआ, क्या से, इसका मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई आएगी। अब इन तीनों में से कौन सी आएगी, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा तुम है को बोलते हैं इंग्लिश में यू, तो यू प्लूरल काउंट होता है, इसलिए उससे पहले आर आ गया, आर यू। उसके बाद ये देखो इसमें नहीं भी आया है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव मतलब नीचे वाला केस है, तो आर यू। उसके बाद क्या आएगी, नॉट आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब क्या है, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और साथ में आईएनजी जोड़ दिया, टू स्कूल, और आज मीन्स टुडे, ठीक है। आई होप फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना, समझ में आ गया होगा। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट वन, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्या है, पहले क्या नहीं आया है, पहले क्या आया है, तुम आ गया है, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर पहले क्या आएगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता सेंटेंस, और अगर पहले क्यों आ गया, मतलब सॉरी, अगर बीच में आपको मतलब पहले स्टार्टिंग में क्या की बजाय बाद बीच के अंदर तो क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इस तरीके से आया है, तो है तो ये इंटरोगेटिव ही, लेकिन हमारे यहाँ WH फैमिली का यूज़ होगा। तो अब देखिए, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स वाई, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इनमें से सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट है यू प्लूरल काउंट करते हैं इसलिए आर, वाई आर यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ जाने को बोलते हैं गो, साथ में आईएनजी, और फिर वहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं देयर, ठीक है। फिर एंड में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में क्या आया, नहीं आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, और देखिए क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या है, WH फैमिली वाला है। तो किसकी पुस्तक को बोलते हैं इंग्लिश में हुज बुक, क्या बोलते हैं, हुज बुक, ठीक है ना। और उसके बाद
डिपेंड करता है, यहाँ पे देखो ही हमारा, अब वह लड़का है तो ही आ गया, और ही सिंगुलर है तो इज आ गया। हुज बुक इज ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड आईएनजी जोड़ दिया, और फिर मैं अब मतलब नाउ, ठीक है, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरीके से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये पीछे भी मैंने दिया था इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए हमें पता है दो तरीके से शुरू होते हैं, या तो पहले हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वाला कब, जब हिंदी में वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा हो, और WH फैमिली वाला कब, जब स्टार्टिंग में क्या ना हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये WH फैमिली वाले पहले भी आ गए थे, तो WH फैमिली से का स्ट्रक्चर ये है कि पहले WH फैमिली आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी जो इस टेंस की इज एम आर है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, देन ऑब्जेक्ट। देखिए तुम मुझे भ्रमित क्यों कर रहे हो, तो बीच में देखिए स्टार्टिंग में क्या आया, नहीं आया, इसका मतलब क्या है WH, और क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब WH फैमिली से है। तो बीच में देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो WH फैमिली वाला है। तो यहाँ पर क्यों है, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो WH आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू है, इस वजह से यहाँ आ गया आर, ठीक है ना। और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता तो यहाँ पहले इज आ गया होता। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भ्रमित करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स कंफ्यूज, और साथ में ING हमने जोड़ दिया, और मुझे मीन्स मी, ठीक है, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, अब देखिए यहाँ पर भी रहा है आ गया, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद हमें टाइप ऑफ सेंटेंस देखना है, क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव में भी WH फैमिली वाला है या हेल्पिंग वर्ब वाला है, डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट वर्ड। अगर क्या हो जाता तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मतलब शुरू में क्या नहीं है, इसका मतलब WH फैमिली वाला है, ठीक है। तो फिर बीच में देखना है कोई WH फैमिली वाला वर्ड मिलेगा, तो कौन को स्टूडेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं हु, क्लियर है। हु इज बीटिंग योर सर्वेंट, तुम्हारा नौकर जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसलिए पीछे आया योर सर्वेंट वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है सब्जेक्ट गिवन नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं हम कि कौन पीट रहा है, ठीक है ना। तो फिर सब्जेक्ट में से हो गया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट हो गया, पीटने को, और ING जोड़ दिया साथ में। नेक्स्ट, तुम मेरे निर्देशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हो, तो वाई आर यू नॉट फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए पीछे रहा हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद स्टार्टिंग में देखते हैं क्या नहीं है, इसका मतलब WH फैमिली वाला है। बीच में ढूंढना पड़ेगा WH वर्ड वाला कौन सा है, क्यों, क्यों को बोलते हैं इंग्लिश में वाई। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब भी छोड़ देंगे, डिपेंड्स ऑन द, मैंने कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या, पहले सब्जेक्ट ढूंढो, ठीक है। तुम दे रखा है सब्जेक्ट के रूप में, तो तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं, और यू के साथ प्लूरल वाला जो है वर्ब आता है, तो आर आ गया, और फिर नेगेटिव है नॉट फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो आई होप ट्रांसलेशन पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, पहचान से पता चल गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इंग्लिश में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ये इंग्लिश की पहचान, और हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, रहा हूँ, इस तरीके से आता है। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किन किन सिचुएशन में यूज़ होता है। आपको याद होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स हर टेंस का। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने बताया था, यूनिवर्सल फैक्ट के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए, है ना। तो ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल होता है एक ऐसे काम के लिए जो अभी हो रहा हो, दैट इज हैपनिंग नाउ, या एट द मोमेंट, इसी क्षण हो रहा हो, ठीक है, या आपको ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाए या स्टिल लिखा हुआ मिल जाए। जैसे आप क्या कर रहे हो, ठीक है, अब व्हाट आर यू डूइंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, वही रहा हो इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस देखना है, क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव है। उसके बाद क्या है, अब हमें देखना है कि WH फैमिली वाला है या नहीं है। तो पहले अगर क्या होता तो हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला होता, शुरू में क्या नहीं है, इसका मतलब क्या, WH फैमिली वाला है, तो WH फैमिली वाला वर्ड इसमें दे रखा होगा। इंग्लिश में बोलते हैं क्या को व्हाट, तो व्हाट के बाद आर यू डूइंग, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आर आ गया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ठीक है। आगे, मैं अपनी कक्षा में पढ़ा रहा हूँ। किसी ने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो मैंने कह दिया जी मैं अपनी कक्षा में पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग इन माई क्लास। देखिए यहाँ पर भी रहा हूँ दिख गया आपको, क्लियर है, इज एम आर, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। वह इस समय खिलौने खरीद रही है, शी इज बाइंग टॉयज एट द मोमेंट। तो जो काम अभी चल रहा हो, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, आप मेरी बात सुन रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, जैसे वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक। फॉर एन एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ऐसा कोई काम जो अभी तो हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बोलने के समय पे ही हो रहा हो, मतलब वो काम प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है और फ्रेंच सीख रहा है,
मतलब अंग्रेजी पढ़ा रहा है, मतलब ये नहीं कि अभी एट प्रेजेंट ही कहीं बोर्ड पे पढ़ा रहा है, मतलब वो पढ़ाता है एक तरीके से, और वो फ्रेंच भी सीख रहा है ना। मैं शेक्सपियर का एक नाटक पढ़ रहा हूँ, तो ये पढ़ने का मतलब ये नहीं कि मैं अभी किताब लेके और शेक्सपियर का जो प्ले है वो पढ़ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है इन दिनों में, मतलब रात को कभी जब भी टाइम मिलता है पिछले कई दिनों से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक ऐसा काम जो ज़रूरी नहीं है कि आपके बोलने के समय पे हो रहा हो, लेकिन वो हो रहा हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे काम जो एडवांस में फिक्स हो रखे हैं, ठीक है, और इनके लिए जनरली हम ये एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं, नेक्स्ट, लेटर, दिस मॉर्निंग, टुनाइट एंड टुमारो, इस तरीके से एडवर्ब्स वगैरह सेंटेंस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वे आज रात श्री देशवाल से मिल रहे हैं, तो रहे हैं मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और बीच में नहीं या क्वेश्चन मार्क नहीं, इसका मतलब एफर्मेटिव है। तो वे बोले तो दे होता है प्लूरल, प्लूरल के साथ हो गया आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, वर्ब होता है मिलना, मीट के साथ आईएनजी, और किससे मिल रहे हैं, श्री देशवाल से, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और आज रात मतलब टुनाइट, इस तरीके से। क्या आप कल कुछ कर रहे हो, आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो, तो यहाँ देखिए एडवर्ब जो ऐसा काम कल, ऐसा नहीं कि अभी काम हो रहा है, कल की बात हो रही है, टुमारो की बात हो रही है, तो मतलब मैंने कहा ना प्रोग्राम, फिक्स प्रोग्राम हो, एडवांस में फिक्स कर रखा हो। जैसे वह अगले सप्ताह काम नहीं कर रही है, तो अगले सप्ताह की बात हो रही है, हो तो बेशक फ्यूचर की बात रही है, लेकिन वो एडवांस में फिक्स हो गया है, तो नियर फ्यूचर हम कह सकते हैं जो फिक्स हो गया है, ठीक है। तो उस वाक्य के अंदर या ऐसा फ्यूचर टेंस जो नियर फ्यूचर की बात कर रहा हो, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कोई ऐसी सिचुएशंस जो फ्रीक्वेंटली होती हैं और खासकर आपको अननोइंग हो, आपको परेशान करें, ठीक है। खासकर इसमें एडवर्ब्स मिलेंगे आपको ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली या परपेचुअली। जैसे मेरा भाई हमेशा घर के आसपास गंदे कपड़े छोड़ता रहता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ तो ता है, ती है, ते हैं आ गया, यस बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इस हिसाब से तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, यस इट कैन बी, दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बट इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो माई ब्रदर इज ऑलवेज लिविंग डर्टी क्लोथ्स अराउंड द हाउस, ट्रांसलेशन मैंने बताया था आपको किस तरीके से होता है, अब मैं आपको डिटेल में हर सेंटेंस में नहीं समझाऊंगा। जपलीन हमेशा अपनी नौकरी को लेकर शिकायत करती रहती है, तो अब देखिए यहाँ पर हमेशा आया है, ऑलवेज, देखिए ये भी ता है, ती है वाला है। तो जपलीन इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, देखिए जो स्पीकर होगा वो क्या है, परेशान होगा, देखो अनोइंग होगा, ठीक है ना। तो ये माई ब्रदर इज ऑलवेज, भाई से परेशान है बेचारे। तो जपलीन इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर जॉब, वह अपने प्रेमी को लगातार परेशान कर रही है। शी इज कॉन्स्टेंटली नैगिंग हर लवर, देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आया है जनरली, यहाँ ऑलवेज आया है, यहाँ पर भी ऑलवेज आया है। वह हमेशा अपने पति को में दोष ढूंढती है, शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद हर हस्बैंड, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जो लगातार होती हैं और जो अनोइंग हो, लगातार हो लेकिन अनोइंग हो, तो वहां पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट डेवलपिंग एंड चेंजिंग सिचुएशंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल ऐसी सिचुएशंस के लिए भी हो जाता है जो सिचुएशंस लगातार बदल रही हैं, लगातार डेवलप हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी में बेहतर और बेहतर हो रही है, ठीक है ना। तो शी इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एट इंग्लिश, क्योंकि वह बहुत अभ्यास करती है। अब देखिए यहाँ पे ती आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिकॉज शी प्रैक्टिसेस अ लॉट, ठीक है। वो इंग्लिश में बेहतर और बेहतर हो रही है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभ्यास करती है ना। शी प्रैक्टिस अ लॉट, दैट्स वाई शी इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एट इंग्लिश। मौसम ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, तो देखिए अब सिचुएशन चेंज हो रही है, यहाँ पर भी उसकी सिचुएशन चेंज हो रही है कि वो और बेटर हो रही है। तो द वेदर इज गेटिंग मच वार्मर, ठीक है। बच्चा दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, द चाइल्ड इज गेटिंग बिगर एवरी डे, ठीक है। तो बच्चे की सिचुएशन में भी डे बाय डे चेंज आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जो फटाफट चेंज होती हैं, डेवलपिंग है। और लास्ट की अगर हम बात करें तो एक ऐसा काम जो फ्यूचर में हो, खासकर उसके साथ वर्ब्स ऑफ मोमेंट हो, जैसे कम, गो, लीव, इन वर्ब्स के साथ, ठीक है, फ्यूचरिटी दिखा रहा हो और ये वर्ब्स हो, तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कर देते हैं। जैसे हम रविवार को लंदन जा रहे हैं, ठीक है। तो रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्लियर है। उसके बाद एफर्मेटिव सेंटेंस, तो वी के साथ आर और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, गोइंग टू लंदन ऑन संडे, फ्यूचर की बात हो रही है, क्लियर है। और जो वर्ब हम देख सकते हैं कम, गो, यहाँ पे गो है, जैसे, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू बाइक टुमारो, है ना, मैं कल एक नई बाइक खरीदूंगा,
तो ये भी फ्यूचर की बात है। और वर्ब आ गई है इसमें गोइंग, है ना, कमिंग, गोइंग, लिविंग, इस तरीके से। पंकज अगले महीने यहाँ आ रहा है, पंकज इज कमिंग हियर नेक्स्ट मंथ, और फरवरी तक यहीं रह रहा है, एंड इज स्टेइंग हियर अंटिल फरवरी। तो आई होप, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होता है। इस पूरी वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, किस तरीके से उसकी इंग्लिश में या हिंदी में पहचान करेंगे, किस तरीके से इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। आपको फिर भी स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये टेंसेस मेरी वीडियोस बड़ी अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्टूडेंट जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स जल्दी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए बाय बाय।